हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है सप्लीमेंट्री बजट यानी कि पूरक बजट। इसके बारे में सुनिए पहले। कभी कभी देश में इस प्रकार की विशेष परिस्थितियां आ जाती हैं जिनके कारण लोकसभा द्वारा स्वीकृत व्यय वर्ष से पूर्व ही समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में शेष समय के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए पूरक बजट की व्यवस्था होती है। इसके लिए भी वही बातें और नियम लागू होते हैं जो वार्षिक बजट के लिए आवश्यक है। हमारे देश की लोकसभा के नवंबर अधिवेशन में पूरक बजट प्रस्तुत किया जाता है। अब आता है टोकन ग्रांट्स यानी कि सांकेतिक मांगें। बजट के पास हो जाने के बाद कभी कभी सरकार के सामने आवश्यक ही कोई ऐसी मद आ जाती है जिस पर सरकार को अनिवार्य रूप से व्यय करना पड़ता है और वह मद इतनी महत्वपूर्ण होती है कि बिना संसद के सम्मुख लाए हुए और उसकी स्वीकृति प्राप्त किए हुए उस पर व्यय करना भी उचित नहीं होता। ऐसी स्थिति में सांकेतिक राशि के रूप में मांग स्वीकृत कराने के लिए उसे सदन को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ऐसी मांग कभी कभी 1 रुपये तक के लिए भी हो सकती है। उद्देश्य केवल यह होता है कि विधानसभा से केवल उस मद पर व्यय करने की स्वीकृति प्राप्त हो जाए तथा व्यय की मात्रा बाद में निश्चित होती रहेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी मद पर किसी विशेष कारण से स्वीकृत धन से भी अधिक व्यय हो जाता है। कभी ऐसी स्थिति में इसकी स्वीकृति के लिए अतिरिक्त अनुदानों एक्सेस ग्रांट्स की व्यवस्था की गई है। इन अनुदानों की मांग को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व सार्वजनिक हिसाब समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने रखना पड़ता है और समिति में स्वीकृत होने के बाद इनको पास कर दिया जाता है। अब आता है एक्सिक्यूशन ऑफ द बजट यानी कि बजट का क्रियान्वयन। बजट के पारित हो जाने के पश्चात उसे क्रियान्वित किया जाता है। बजट के क्रियान्वयन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू यानी कि आय का एकत्रीकरण। बजट क्रियान्वयन में सर्वप्रथम आय को एकत्रित किया जाता है। आय के एकत्र करने से संबंधित 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट, विभिन्न व्यक्तियों या संस्थाओं में एकत्र की जाने वाली राशि का निर्धारण और नंबर सेकंड है इस निर्धारण के आधार पर आय संग्रहण। केंद्रीय सरकार में इस कार्य के लिए वित्त मंत्रालय में 2 परिषदें हैं। आ है प्रत्यक्ष करों की केंद्रीय परिषद और नंबर बा है उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क की केंद्रीय परिषद। प्रत्येक परिषद में 5 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। इन सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। इन परिषदों का कार्य अपने अपने क्षेत्रों में कर निर्धारण और कर संग्रह की व्यवस्था करना है। नंबर सेकंड है कस्टडी ऑफ फंड्स यानी कोषों की अभिरक्षा। आय के संग्रहण के बाद कोषों की अभिरक्षा की व्यवस्था की जाती है। इस व्यवस्था में 2 बातों पर विशेष ध्यान रखा जाता है। पहला है धन के व्यवहारों में सुविधा और तत्परता बनी रहे और नंबर बा है
कोषों के संबंध में सभी संभावित गबन और दुरुपयोगों को रोका जा सके। नंबर 3 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, कोषों का वितरण। बजट के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण पहलू कोषों का वितरण करना पड़ता है। इस संबंध में भारत में यह व्यवस्था है कि समायोजक या विनियोग विधेयक पारित हो जाने के पश्चात विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को उनके लिए स्वीकृत की गई राशि के संबंध में सूचित कर दिया जाता है। प्रत्येक मंत्रालय और विभाग का यह उत्तरदायित्व होता है कि व्यय की स्वीकृत हुई मदों पर केवल स्वीकृत हुई राशि तक ही व्यय करे। नंबर 4 है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, लेखे तैयार करना। प्रारंभ में लेखे तैयार करना और अंकेक्षण करने का कार्य एक ही विभाग भारत सरकार का अंकेक्षण और लेखा विभाग के नियंत्रण में था, जिसका अध्यक्ष नियंत्रक और महालेखा अंकेक्षक होता था। 1 मार्च 1976 में से अंकेक्षण कार्य को लेखा कार्य से पृथक कर दिया गया है और वर्तमान में लेखा प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है प्रत्येक मंत्रालय का सचिव मुख्य लेखा अधिकारी होता है, जो समायोजक या विनियोग लेखे या वित्तीय लेखे बनाने के लिए उत्तरदायी है। संबंधित मंत्रालय का वित्तीय सलाहकार सचिव को लेखों को रखने में सहायता देता है और मंत्रालय के लेखा संगठन का अध्यक्ष होता है। सेकंड है कार्यभार को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय को कई मंडलों सर्कल्स में बांटा जाता है। प्रत्येक मंडल में एक या अधिक भुगतान कार्यालय होते हैं, जो सभी भुगतानों की छानबीन करके चेक अथवा ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करते हैं। मासिक लेखों को मंडल भुगतान कार्यालय से वित्तीय सलाहकार को भेज दिया जाता है, जो पूरे मंत्रालय के लेखों को संयोजित करता है और फिर उन्हें महालेखा अंकेक्षक के पास भेज देता है। थर्ड है प्रत्येक मंत्रालय में एक आंतरिक अंकेक्षण सेल की व्यवस्था की गई है। नंबर 5 है ऑडिट। ऑडिट में सुनिए अंकेक्षण। जब लेखे तैयार किए जाते हैं तो उनका अंकेक्षण किया जाता है। महालेखा अंकेक्षक उसकी अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिसे संसद में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। आगे देखिए, अगला टॉपिक है हमारा पब्लिक रिवेन्यू, यानी कि सार्वजनिक आय। इसमें सुनिए सबसे पहले सार्वजनिक वित्त के अध्ययन में सार्वजनिक आय का वही महत्वपूर्ण स्थान है जो अर्थशास्त्र के अध्ययन में उत्पादन का है। सार्वजनिक आय की आवश्यकता सार्वजनिक व्यय की पूर्ति के लिए उसी प्रकार होती है जिस प्रकार उपभोग के लिए उत्पादन की आवश्यकता होती है। इसका मीनिंग, सार्वजनिक आय वाक्यांश का प्रयोग विस्तृत और संकीर्ण दोनों ही अर्थों में किया जाता है। विस्तृत अर्थ में इसके अंतर्गत सभी प्रकार की आय व प्राप्तियों को सम्मिलित किया जा सकता है, परंतु संकीर्ण अर्थ में सार्वजनिक आय में केवल सरकार को वास्तव में प्राप्त होने वाली आय को सम्मिलित करते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि विस्तृत अर्थ में हम सार्वजनिक आय में सार्वजनिक ऋणों को भी सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन संकीर्ण अर्थ में सरकार की केवल वही आय सम्मिलित की जाएगी जिसे लौटाना ना पड़े। ऋण चाहे आंतरिक हो या बाह्य, सरकार का आगम रिवेन्यू नहीं हो सकता है। उसका भुगतान सरकार को कभी न कभी करना ही होगा।
संकीर्ण अर्थ में सार्वजनिक आय में हम सार्वजनिक ऋण की प्राप्ति, राजकीय या सरकारी संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि और पत्र मुद्रा प्रकाशन से प्राप्त राशि को सम्मिलित नहीं करते, और इसी अर्थ में हमने सार्वजनिक आय का अध्ययन आगे किया है। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि संकुचित एवं उचित अर्थ में सार्वजनिक आय से आशय उस आय से है जिससे सरकार की संपत्ति में वृद्धि बिना दायित्व में वृद्धि किए हुए ही हो जाती है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक रिवेन्यू, यानी कि सार्वजनिक आय का वर्गीकरण। सरकार विभिन्न प्रकार के स्रोतों से आय प्राप्त करती है जिसका प्रभाव पृथक पृथक होता है। क्योंकि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले आय का समाज पर समान प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए उनका सही ढंग से वर्गीकरण करना आवश्यक है। सुनिए पहले प्रोफेसर सेलिगमैन का वर्गीकरण, यानी कि सेलिगमैन्स क्लासिफिकेशन। इसमें नंबर ए पॉइंट है ग्रेटिट्यूस रिवेन्यू, निःशुल्क। इसके अंतर्गत वह सभी आय सम्मिलित हैं जो राज्य को उपहार के रूप में भेंट की जाती हैं। नंबर बी है कॉन्ट्रैक्चुअल रिवेन्यू, यानी कि इसका मतलब है अनुबंधनीय आय। भूमि, खानों, राजकीय उद्योगों आदि में सरकार का जो आय प्राप्त होती है वह इस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। सी है कंपल्सरी रिवेन्यू, यानी कि कंपल्सरी रेवेन्यू यानी कि अनिवार्य आय। यह निम्न 3 प्रकार की होती हैं। सार्वजनिक संपत्तियों से जैसे जंगल, भूमि आदि, कर अधिकार, पेनल पावर से जैसे अर्थदंड या जुर्माना आदि। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।